नमस्कार दोस्तों, EPS 95 को लेकर तूल पकड़ते जा रहा है। जी हाँ, EPS 95 पेंशनर्स ने जिस तरीके से संघर्ष को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण रवैये से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी दुखड़ा रो के बिलख के सुना रहे हैं, ऐसे में पत्थर दिल ही वो इंसान होगा जो कि इनके दुखड़े पर पसीजेगा नहीं, जिनका छाती फट नहीं जाता है ऐसे बुजुर्गों के दुख और दरिद्र को देखते हुए, जिनका ये कलेजा फटता नहीं है उनकी ऐसी स्थिति को देखते हुए, जब हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स जिन्होंने पाई पाई काट करके सरकार के खाते में जमा किया है पैसा, और उस पैसे के लिए आज वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं। हर किसी को जो पेंशन मिल रहा है, जिस तरीके से मिनिमम पेंशन की बात हो रही है और जो 1000 रुपये पेंशन देने की बात सरकार कर रही है, पहले तो सरकार किस बूते 1000 रुपये देने की बात कर रही है, पहले ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप यदि 1000 भी कर रहे हैं तो 1000 भी सारे पेंशनर को नहीं मिल रहा है। किसी को 750, 800, 550, किसी को 1400 रुपये अधिकतम पेंशन जो है वो 14,500 रुपये तक मिल रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पेंशनर आखिर कब तक इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या पेंशनर अपने ही पैसा का लेने के लिए दिल्ली में दरबारी करते रहेंगे, या फिर दिल्ली में आकर अपनी चाकरी करनी पड़ेगी और सरकार के कान में जो वो तेल डाल के सोए हुए हैं उनके तेल को हटाना पड़ेगा, उन पर ढोल बजाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि आपकी ज़मीर मर चुकी है। जी हाँ, सरकार आपकी ज़मीर मर चुकी है और आप अब बुजुर्गों की बिना परवाह किए जिस तरीके से फाइटर प्लेन में चल रहे हैं, जिस तरीके से आप इकोनॉमिकल क्लास में चल रहे हैं, जिस तरीके से आप तमाम ऐसे फैशनेबल कपड़े पहन के लोगों को दिखाते हैं, ऐसे में ज़रा बुजुर्गों का ख्याल कर लीजिए कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे। क्या 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है? ऐसे लोगों को चिकित्सा के लिए भटकना पड़ता है, ऐसे लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री जी आपका छाती अभी भी नहीं पसीज रहा है? जरा एक ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम वित्त मंत्री से ये पूछ सकते हैं कि जिस पेंशनरों ने भरी जवानी में आपके अकाउंट में ये पाई जमा किया है, क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने पाई जमा किया है, या फिर इसका कोई फैसला भी होगा? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि अब हम सरकार से चिरौरी नहीं करेंगे, अब हम सरकार से विनती नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि आपसे हमको पेंशन नहीं चाहिए। आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि जिसके वजह से ये बुजुर्ग 95 पेंशनर्स ऐसे कह रहे हैं कि अब मुझे पेंशन नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी अपना पैसा अपने पास रखिए, वित्त मंत्री जी अपना पैसा अपने पास रखिए, श्रम मंत्रालय जी अपना पैसा अपने पास रखिए, मनसुख मंडाविया जी हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। अब यदि देना है तो जो मैंने एक साथ जमा किया है, जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं वो एक साथ हमें दे दीजिए। हमें आपसे पेंशन की ना कोई उम्मीद है और ना अब हम उम्मीद कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम EPS 95 पेंशनरों ने विश्वास किया है, 78 लाख की संख्या बताते हैं मनसुख मंडाविया जी, और वो इस कदर जब ये लोग आपके ऊपर इतना बड़ा विश्वास किए हैं तो क्या ये विश्वासघात नहीं है तो और क्या है? आप मुझे बताइए। लगभग 8 सालों से ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी, कई दफे की मीटिंग होने के बावजूद भी आपका छाती नहीं पसीज रहा, आपकी आंखों में पानी नहीं है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इन तमाम बुजुर्ग ऐसे ही वो बुजुर्ग हैं जो वोट दे करके आपको कुर्सी पर बैठाया है, और ये तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से आप अभी तक कुर्सी पर विराजमान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप बहुत देर कर रहे हैं, वक्त बहुत हो चला है। इन बुजुर्गों का जो धैर्य है वो अब धैर्य टूटने लगा है, सब्र का बांध टूटने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने जो कल संदेश दिया है और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी आपका जो विश्वास है वो अब इन पेंशनर नहीं कर पा रहे हैं। ये पेंशनर अब आपके विश्वास पर कोई भी काम नहीं करना चाहते। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री जी। ये 2 राज्यों के जो चुनाव हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव बिल्कुल सामने आ रहा है, यदि आपको थोड़ी भी इन लोगों से दिलचस्पी हो, इन लोगों के लिए थोड़ा भी
प्रेम हो आपके दिल में, तो आप आचार संहिता लगने से पहले आप इनको पेंशन मुहैया करा दीजिए। जो 7,500 डीए और मेडिकल की बात कर रहे हैं, इन तमाम ऐसे पेंशन भोगियों की बात आप मान लीजिए और इनके खाते में पैसा डालना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सब्र का बांध टूट चुका है प्रधानमंत्री जी, और जब यह सब्र का बांध टूटेगा तो आपको पता है कि आपकी सिंहासन हिल जाएगी। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर आप बिल्कुल कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उस कुर्सी से बेदखल होने में आपको समय नहीं लगेगा। जो आपका अंदर का जो गुस्सा है, उस गुस्से को जरा बरकरार बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी बिल्कुल शांत और बिल्कुल धैर्य रख करके आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो आपको जो चीजें हो रही है हूबहू वो बातें आपको बता रहे हैं, आपको धैर्य रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 2 राज्यों के चुनाव से पहले आपने ये EPS 95 पेंशनों को 7,500 डीए और मेडिकल नहीं दिया तो इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। पूरे देश के अंदर में इसका व्यापक असर पड़ेगा और पूरे देश भर के अंदर में EPO भोग कार्यालय को बंद करने की ये लोग सोच रहे हैं। आप समझ लीजिए इनकी रणनीति कितनी तेज है। प्रधानमंत्री जी, मैं साफ साफ आपसे बात करना चाहता हूं और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आखिर यदि इन बुजुर्गों की बात आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसकी बात आप सुनेंगे? अरे आप हमेशा अपने कार्यक्रम में अपने माता जी का जिक्र करते हैं, अपने पिताजी का जिक्र करते हैं, पुराने लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने ये 78 लाख जो पेंशनर हैं, इनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। आपके पास सारी बातें पहुंच रही है, आपने कान को अनसुना कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, ये वही पेंशनर हैं जो कि आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं, और यदि आपने इनकी बात को नहीं माना तो ये दोनों राज्यों के चुनाव के परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे, जो आपको ये देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है इन EPS 95 पेंशनरों के साथ में? ऐसी कौन सी इन्होंने गलतियां कर दी है कि जिनकी वजह से इनको इस कदर तड़पना पड़ रहा है, जो इनको इस कदर अपने ही हक और अधिकार का पैसा लेने के लिए आपके दरबार में चाकरी करनी पड़ रही है? आपके दरबार में कई बार आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकातों में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले हैं। आज तक आपने इनके अकाउंट में बढ़ा करके कोई भी रुपया नहीं दिया है, कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। जो ये बार बार डीए की बात करते हैं, बार बार 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की बात करते हैं, क्या इन तीनों में से आपने एक भी कदम इन 10 साल के अंदर में आपने उठाया है? जरा ये बताइए, क्या सवाल ये नहीं बनता है कि क्या बुजुर्गों के प्रति बढ़ती लापरवाही, जो आप लापरवाही बरत रहे हैं और उस लापरवाही की वजह से सैकड़ों हजारों हमारे EPS 95 पेंशनर रोज दम तोड़ रहे हैं? आखिर कब तक आप इनके बद्दुआ लेते रहेंगे? आखिर कब तक आप इनके सुविधाओं से वंचित करते रहेंगे? आपने तो ये भी अपने तमाम भाषणों में जिक्र किया है कि हम उन तमाम गरीब और वंचितों तक हमारी एक सुविधा पहुंचनी चाहिए। कहां पहुंच रही है आपकी सुविधा, मुझे बता दीजिए। और ये सुविधा वैसे लोगों के पास नहीं पहुंच रही है जिन्होंने देश के योगदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने सरकार के खाते में अपने पाई का रकम जमा किया है, और उस रकम का सिर्फ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि ये लोग पूरे जो भी इनका जीवन काल बचा हुआ है, उस जीवन काल में ये लोग उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपसे बार बार मैं यही अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द इन EPS 95 की बातों को सुन लीजिए, वरना परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है दर्शकों कि जिस तरीके से आप लोगों का EPS 95 के लोग इतने गुस्से में भरे हुए हैं, और गुस्से का फलसफा कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर ही दिखाई देता है, और जैसे ही चुनाव आता है आप कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती है, आप पट से एक लेटर जारी कर देते हैं, आप तमाम NSC के लोगों को बुला लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, और फिर इनको ट्विटर पर डाल करके आप तमाम लोगों से जो है वो सांत्वना बसोल लेते हैं। ये कब तक करेंगे आप? क्या आपको पता नहीं है EPS 95 के पेंशनर कितने बेहाल हो गए हैं, किस स्थिति में अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं? अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि भैया हमें कोई पेंशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ वन टाइम जो हमारा पैसा जमा है आपके खाते में, हमें वन टाइम पैसा हमको निकाल के दे दीजिए। मेरा 10 लाख निकले, 20 लाख निकले, 50 लाख निकले, जो भी निकलता है आप हमें पैसा दे दीजिए। या आप मुझे 7,500 प्लस डीए और मेडिकल ये कब तक दे रहे हैं, इसके तुरंत से तुरंत इसका घोषणा कीजिए
और तुरंत इसको नोटिफिकेशन जारी करिए और इन EPS 95 पेंशनरों को कुछ राहत की सांस लेने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको ये समझ में आता होगा, लगभग 10 वर्षों से ये लोग कंटिन्यू आपके शरण में आ रहे हैं। जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तब भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही मैं सबसे पहला काम EPS 95 पेंशनरों के लिए करूंगा, और तब से यही मांग चल रही है। लगातार 10 वर्ष हो गए और 10 वर्ष तक ये लोग कंटिन्यू आपसे अपनी ही अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ फोटो खिंचाया है, आपने इनको आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उस आश्वासन के ऊपर आपने लिखित ना तो कोई कार्रवाई करी है और ना ही लिखित रूप में इनको कोई लाभ आपने प्रस्तुत किया है। तो तमाम ऐसे EPS 95 पेंशनरों की हाय लगेगी प्रधानमंत्री जी, मैं आपको स्पष्ट रूप में बोलना चाहता हूं। और तमाम ऐसे EPS 95 के लोग जो हमें फोन करके बताते हैं कि भैया अब हमें पेंशन की उम्मीद हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, हम जरूर विजयी होंगे, जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखें आपके ऊपर होगी, कान से वो आपकी बात सुनेंगे और श्रम मंत्रालय आपको खुद बुला करके आपको पेंशन देंगे। और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी से आपकी मुलाकात हुई है और उसको कितने पॉजिटिव ले रहे हैं ये लोग, NSC के लोग इतने पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान इनके तरफ नहीं है। मैं तमाम ऐसे EPS 95 पेंशनरों को यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग धैर्य मत खोइए, और यदि ये दोनों राज्यों के चुनाव से पहले आपकी बात नहीं हो रही है तो फिर आपको क्या करना है आप भली भांति जानते हैं, आप उसका जवाब देना भी जानते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी बाद में इन लोगों के पास आप हाथ पकड़ने मत जाइएगा, हाथ जोड़ने मत जाइएगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तमाम ऐसे पेंशनर्स बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।